हमेशा आपको उन चीज़ों से रूबरू कराते हैं, उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हो, जो आपके बच्चों के लिए अच्छी हो या आपके परिवार के लिए अच्छी हो। कोरोना का जो वैश्विक संकट है वो अभी भी जारी है। पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से सारा शैक्षणिक वर्ग इसकी वजह से ज़रूर कहीं न कहीं चपेट में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TCP 24 और मैं हूं आपके साथ स्नेह। हमेशा आपको उन चीज़ों से रूबरू कराते हैं, उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हो, जो आपके बच्चों के लिए अच्छी हो या आपके परिवार के लिए अच्छी हो। ये वैसी चीज़ें जो आप दूसरों को बता सकें और समाज हित का काम कर सकें। लगातार जिस तरीके से पिछले लंबे समय से कोरोना की चपेट की वजह से शैक्षणिक संस्थान ठप पड़े हैं, बच्चों की पढ़ाई ठप पड़ी है, ऐसे में लगातार हर जो पालक होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उन्हें एक बात की चिंता होती है कि किस तरीके से वो आगे अपने बच्चे का भविष्य देख पाएंगे, किस तरीके से वो पढ़ाई की स्थिति को देख पाएंगे। जिस तरीके से स्थिति अभी नाजुक है, उन सभी चीज़ों को लेकर के तमाम तरह की बातें हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ प्रोफेसर KP यादव हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से वो आगे इन चीज़ों को देखते हैं और फ्यूचर में किस तरीके से पढ़ाई के स्कोप को देखते हैं, इंजीनियरिंग के स्कोप को देखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जिस तरीके से आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि यूँ तो लगातार 1 साल का लंबा समय बीता है और 1 साल के इस लंबे समय में शैक्षणिक संस्थान ठप पड़े हुए थे, पढ़ाई लिखाई ठप पड़ी हुई थी। अब ऐसे में आप किस तरीके से देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके से स्थिति बदलेगी और किस तरीके से बाकी चीज़ें होंगी? कोरोना का जो वैश्विक संकट है वो अभी भी जारी है। पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से सारा शैक्षणिक वर्ग इसकी वजह से ज़रूर कहीं न कहीं चपेट में है। हमारे जो भी विद्यार्थी, पेरेंट्स हमारे मैथ्स यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, उनको ये पता है अच्छी तरह से कि मैथ्स यूनिवर्सिटी रायपुर ने इसको पूरी तरह से ऑनलाइन परिवर्तित करते हुए विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, जैसे जूम सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट का ऐप है, उनके माध्यम से छात्राओं को लगातार ऑनलाइन शिक्षा देता आ रहा है। सरकार की जैसे जैसे गाइडेंस आती जा रही हैं, उन्हीं माध्यम से उन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी कराए हैं, उन्हीं माध्यम से क्लासेज भी संचालित की है और उन्हीं माध्यम से अलग अलग तरह के व्याख्याताओं से विषय विशेषज्ञों की द्वारा भी एक्सपर्ट लेक्चर भी ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो कुल मिला के कोरोना होने के बावजूद भी शिक्षण संस्थाओं पे ऐसा कोई बड़ा व्यापक असर नहीं पड़ा है और स्पेशली मैथ्स यूनिवर्सिटी ने इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सॉफ्टवेयर्स परचेज करके टाइम पर और बच्चों की पढ़ाई से लगातार जुड़े हुए हैं। किसी तरह का शैक्षणिक नुकसान बच्चों का नहीं होने दिया गया है। समय पर हम लोगों ने परीक्षाएं कराई हैं और समय रहते हुए उनके सभी रिजल्ट्स घोषित किए गए हैं और नए सेशन की भी शुरुआत हो चुकी है, जिसका कि ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से एडमिशन्स भी जारी हैं और लगातार डेली प्रतिदिन जो है हमारे बहुत संख्या में बच्चे एडमिशन के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन अप्लाई भी कर रहे हैं और कुछ बच्चे स्पेशली यहाँ पंडरी कैंपस में आते भी हैं, पेरेंट्स भी आते हैं। तो हम इसको एक तरह से बहुत ही आपदा में अवसर की तरह देख रहे हैं और पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम को ब्लेंडेड मोड में कुछ ऑफलाइन सिस्टम के तहत भी पूरी तरह से सफलता अर्जित कर रहे हैं। सर, एक सवाल और आता है कि आपने अलग अलग संस्थानों में काम किया है, अपनी सेवाएं दी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके जीवन में आए होंगे, कई लोगों को आपने PhD भी कराई है, बाकी तमाम तरह की चीज़ें, आपका एक एकेडमिक कैरियर भी बहुत लंबा रहा है। तो ऐसे में आप किस तरीके से देखते हैं, आप यूनिवर्सिटी में जब आप यहाँ के वाइस चांसलर बनते हैं तो किस तरीके से आप चीज़ों को देखते हैं, किस तरीके से आप अलग तरीके से मैथ्स यूनिवर्सिटी को एक अलग दिशा देंगे और ऐसा कौन सी चीज़ होगी जो आपके आने से शायद यूनिवर्सिटी को बदल देगी और बच्चों को एक नया मार्गदर्शन किस तरीके से मिलेगा? इसके पूर्व मैं संगम यूनिवर्सिटी भीलवाड़ा राजस्थान में वाइस चांसलर था। वहाँ मैंने अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद मैथ्स यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। उससे पहले मैं करीब 8 साल NCR दिल्ली रीजन में इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजेस में 8 साल में डायरेक्टर रहा। तो इसके अतिरिक्त भी मैं जैसे नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल है NAAC बेंगलोर, AICT का मैं मार्गदर्शक हूँ, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मैं पैनल में हूँ। इसी तरह से और दूसरी जो भी गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं उनके साथ मेरा एसोसिएशन रहा है, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन हो, ICR हो, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हो, या फिर ASRB हो, एग्रीकल्चर साइंटिफिक रिक्रूटमेंट बोर्ड हो। तो समय समय पर मैं सरकार के साथ और निजी संस्थानों के साथ सभी के साथ जुड़ा रहा हूँ और ये जो अनुभव है पिछले लंबे समय का, ये अनुभव निश्चित रूप से मैथ्स यूनिवर्सिटी को इसका फ़ायदा मिलेगा और मैं मैथ्स यूनिवर्सिटी को एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ। इसकी दिशा में हमने प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। कई लोगों ने PhD किया है, पोस्ट डॉक्टरेट किया है, DSc किया है, PDF किया है।
यहाँ इन कोर्सेज का कुछ अभाव था, तो हमने आते ही ये नए कोर्सेज यहाँ स्टार्ट कर दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में इस संस्थान को, इस विश्वविद्यालय को विश्व स्तरीय लेवल पर ले जाने में जल्दी मुझे सफलता मिल जाएगी। सर, एक और सवाल है कि जिस तरीके से आपने तमाम तरीके की चीज़ें बताई कि किस तरीके से आप यूनिवर्सिटी को आगे और ले जाना चाहते हैं, तो मैथ्स यूनिवर्सिटी में ऐसी कौन सी खास बात है जो इसे बाकी यूनिवर्सिटी से अलग बनाती हैं? क्योंकि प्रदेश भर में अलग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ग्लोबल रैंकिंग में भी हैं कुछ, तो मैथ्स यूनिवर्सिटी के पास ऐसा क्या है, ऐसा क्या खास है जो ये बाकियों से अलग है? मैथ्स यूनिवर्सिटी रायपुर 2003 से इस्टेब्लिश है, जो करीब 17-18 साल पुरानी हो चुकी है। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छा है, अव्वल दर्जे का है, इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके अलावा मैथ्स यूनिवर्सिटी ने शुरू से अपनी लेबोरेटरी, अपने प्रोफेसर्स, अपने पूरे सिस्टम का ध्यान रखा और अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स यहाँ पे कार्यरत हैं। तो जो इसकी खास बात यह है कि हम लोग मैथ्स यूनिवर्सिटी के जो भी मैनेजमेंट पार्ट है या जो भी यहाँ के सीनियर प्रोफेसर्स हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, वो पूरी तरह से छात्र छात्राओं के साथ जुड़े रहते हैं। उनका प्लेसमेंट हो, उनका करियर हो, करियर गाइडेंस हो, काउंसलिंग हो, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय लेवल के संस्थानों में उनका भ्रमण कराना, उनके साथ MOU साइन करना, वहाँ के बच्चों को यहाँ बुलाना या यहाँ के बच्चों को, फैकल्टीज़ को वहाँ भेजना। और अभी तो ऑनलाइन मीडियम के तहत बहुत ही आसान हो गया है कि ऑनलाइन क्लासेज कंडक्ट करना रहा, हमारे प्रोफेसर वहाँ की क्लास लेते हैं और उनके प्रोफेसर, दूसरे देशों के प्रोफेसर हमारे यहाँ क्लासेज लेते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो एक्सचेंज है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो इन सभी माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैथ्स यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी से बहुत ही बेहतर ही नहीं, बेहतरीन है। और आने वाले समय में जैसे नैक में भी इसको सबसे अच्छा हाईएस्ट स्कोर मिला हुआ है, छत्तीसगढ़ में B++ स्कोर है। हम आगे ये कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सिटी का A+ ग्रेड हो जाए और NIRF जो रैंकिंग है उसमें भी यूनिवर्सिटी का नाम आए, NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में भी इसका नाम आए। जल्दी से जल्दी संस्थान को अगले पावदान पर पहुंचाना, नई विजय रथ पे पहुंचना, ये हम सबका जो है एक प्रयास होगा और हम इसमें सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। सर, एक चीज़ और आती है, आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल से जिस तरीके से कोरोना काल का समय बीता, अभी भी थर्ड वेव की बात कही जा रही है, शिक्षा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। क्योंकि बच्चों से लेकर के अगर जो ग्रेजुएशन लेवल की बात करें या पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, तो तमाम तरह की जगहों पर बच्चे परेशान रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ और क्लासरूम स्टडीज़ में काफ़ी फ़र्क होता है को शिक्षा पहुंचाने का काम किया। मगर एक समाज कल्याण की बात होती है, हर एक अगर बात करें कि मैथ्स यूनिवर्सिटी ने समाज को इस लंबे समय में जो कोरोना काल में किस तरीके से योगदान दिया अपना? मैथ्स यूनिवर्सिटी सामाजिक उत्तरदायित्व से कभी पीछे नहीं हटती है। सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे बच्चों के इस समय में उनकी फ़ीस में रियायत देना, फ़ीस में लेट फ़ीस ना लेना, इसके साथ ही साथ जो लोग फैकल्टी, स्टाफ या दूसरे लोग कोरोना से किसी वजह से सफ़र किए, उनको ऑनलाइन या ऑफलाइन उनको काउंसलिंग करना, ये सब में मैथ्स यूनिवर्सिटी पूरी तरह से आगे बढ़कर काम करती है। इसके अलावा हमारे यहाँ चांसलर स्कॉलरशिप योजना चलती है, जिसके तहत हर साल 200 से 300 बच्चे बहुत ही कम फीस पे पढ़ाई करते हैं और वो हमारे जितने भी इधर छत्तीसगढ़ के गरीब वर्ग के, गरीब संवर्ग के बच्चे हैं, वो सभी करीब फ्री ऑफ कास्ट पे यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपको पता हो तो मेडिकल विभाग ने भी, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस यूनिवर्सिटी को अप्रिशिएट किया है। कोरोना के दौरान जो प्रयास किया है, जो भी सामाजिक दायित्व निभाया है, उसके लिए इसको पुरस्कार भी मिला हुआ है यूनिवर्सिटी को। तो हम इसको आगे भी चाहेंगे, क्योंकि अभी ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो आने वाले समय में भी जो भी हमारी सामाजिक उत्तरदायित्व है छात्रों के साथ, समाज के साथ, उसको हम अपनी पूरी जिम्मेदारी से निर्वाह करते रहेंगे। ये हमारा उत्तरदायित्व है और हम इसको पूरी तरह से आपको आश्वस्त भी करना चाहते हैं। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि प्रदेश भर की तमाम तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, मगर मैथ्स यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके पास एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का कोर्स है और ये प्रदेश में कहीं नहीं है। तो इसको लेकर के युवाओं को किस तरीके से आप इस और आकर्षित करेंगे, क्योंकि ये कोर्स शायद प्रदेश में किसी के पास नहीं है और मैथ्स यूनिवर्सिटी एक पहली यूनिवर्सिटी है जिसने इस कोर्स को लॉन्च किया, छात्रों को, छत्तीसगढ़ के छात्रों को एक मौका दिया कि इसके बारे में भी सीखें। क्योंकि सीधे फाइटर जेट ला के यहाँ रखना, उसके बाद उन्हें एक प्रैक्टिकल का एक माहौल देना, ये सारी चीज़ें हैं। तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को लेकर आप किस तरीके से काम करेंगे? छत्तीसगढ़ में मैथ्स यूनिवर्सिटी में ही एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स पिछले कई वर्षों से चल रहा है। इसके लिए हमने MiG-21 जो एक्चुअल फाइटर जेट है उसको अपने कैंपस में स्थापित किया हुआ है, ताकि हमारे जो छात्र छात्राएं इस कोर्स में अध्ययन करना चाहते हैं या कर रहे हैं वो एक्चुअल प्रैक्टिस कर सकें। केवल वर्चुअल प्रैक्टिस से कई बार चीज़ें उतना समझ में नहीं आती हैं। और जहाँ तक इंजीनियरिंग का सवाल है, अभी इंजीनियरिंग काफ़ी आम हो चुका है और इसमें लगातार एडमिशन्स अगर देखे जाए तो इसका ग्राफ गिरता जा रहा है।
हमने इसको अपडेट करने के लिए ये पूरी कोशिश की है कि जो भी इंजीनियरिंग में लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट कोर्सेज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, डेटा एनालिटिक्स है, या दूसरे जो भी नई नई ऑटोमेशन के कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज को अपने कोर्सेज के साथ समूहित किया है, उनको सम्मिलित किया हुआ है, सो दैट कि हमारे यहाँ से जो भी बच्चे पास आउट होकर जाएं वो मार्केट में या इंडस्ट्री में बिल्कुल रेडी टू वर्क हो और उनको किसी तरह की दिक्कत या चैलेंज की फेस ना करना पड़े। अब जैसा आपने कहा कि ये बिल्कुल एक नया है यहाँ पे छत्तीसगढ़ के लिए, बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो हमारे यहाँ ये एरोनॉटिकल कोर्स चलता है छत्तीसगढ़ में और किसी इंजीनियरिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पास नहीं है, तो ये मैं उन सभी छात्रों से अनुरोध करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जिन छात्रों को देखिए लगातार अगर अपने इंडिया की बात करें, देश की बात करें, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी जो है भारत सरकार ने लगातार बढ़ाई है, छोटे छोटे एयरपोर्ट्स बने हैं और लगातार वहाँ से फ्लाइट्स और दूसरी चीज़ें चलनी शुरू हो गई हैं। तो इस कोर्स में बहुत ही अच्छा फ्यूचर स्कोप है, बहुत ही उनका भविष्य उज्ज्वल है। तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राएं आएँ और इस कोर्स को करें और इसमें एक्चुअल प्रैक्टिकल हमारे पास MiG-21 जो कि मौजूद है उसमें प्रैक्टिकल करें, वो चीज़ें विंड की जो भी फ्लो का होता है, जो उनका प्रैक्टिकल वर्किंग होता है, किस तरह से टेम्परेचर उसमें मूवमेंट करता है, किस तरह उसकी वर्किंग होती, वो सारा कुछ सिखाया जाता है। इसके अलावा ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से विदेशों से भी जो एक्सपर्ट्स हैं इस विषय में वो लगातार छात्रों को गाइडेंस देते रहते हैं, उनकी क्लासेस लेते हैं, उनको गाइड करते हैं, मार्गदर्शित करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये जो भी इंजीनियरिंग है वो बिल्कुल लेटेस्ट की तरफ हम लोग काम कर रहे हैं और लगातार छात्रों को और पेरेंट्स को आश्वासन देना चाहते हैं कि जो भी टेक्नोलॉजीज आती रहेंगी हम अपने आप को अपडेट करते रहेंगे और आपका भविष्य हमेशा उज्जवल रहेगा, सेफ रहेगा। इसके लिए एक आखिरी सवाल मेरा, युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भारत एक ऐसा देश है, इस समय सबसे ज़्यादा युवा इंडिया में रहते हैं इस समय, और आप ये मान के चले कि युवाओं के क्षेत्र में हमारा 5वां स्थान है वर्ल्ड में। 2025 तक करीब करीब यही स्थिति बनी रहनी है, सबसे ज़्यादा युवा भारत देश में रहेंगे। और युवा जहाँ जिस देश में ज़्यादा रहते हैं वो एक वर्कफोर्स मिलती है अब हम सबको, वो वर्कफोर्स किस तरह से काम करे, देश के संरचना के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए किस तरह काम करे, वो हम सबकी जिम्मेदारी है। इसमें मैथ्स यूनिवर्सिटी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। वो युवाओं की एनर्जी को, उनके टेक्निकल नॉलेज को, उनके सोशल वर्क को, उनके चैलेंजेस को लगातार हम लोग कंस्ट्रक्टिव एरिया में बदलते हुए, उनको उच्च शिक्षा की तरफ आकर्षित करते हुए, सामाजिक दायित्व को भी निभाते हुए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देश निर्माण में, भविष्य निर्माण में वो पूरा का पूरा अपना योगदान दे। आज का जो समय है सिर्फ टेक्निकल नॉलेज होने का ही नहीं है, जब तक उसके अंदर स्किल्ड नहीं होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, रेडी टू वर्क नहीं होगा, तब तक उसको अच्छी जॉब मिलना संभव नहीं होता है। तो हम लोग मैथ्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से अपने इंफ्रा लैबोरेटरीज और एक्सपर्ट्स प्रोफेसर्स के माध्यम से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो भी युवा हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संस्थान यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं, वो इस तरह की जो चैलेंजेज हैं, जैसे ही वो पास होने से पहले ही नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर उनको अच्छे से अच्छा हायर पैकेज मिल सके, अच्छी जॉब मिल सके और उनके कौशल का विकास अच्छी तरह से हो सके। धन्यवाद प्रोफेसर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से आपने जानकारी दी तमाम तरह की चीज़ों पर, आगे किस तरीके से आप काम करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से काम करेंगे, बाकी चीज़ों को आपने बताया। इससे शायद बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिन्हें एक तरीके से नया मार्गदर्शन मिलेगा और जिस तरीके से आपने चीज़ों को समझाया, चाहे वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की बात हो या जिस तरीके से आप इंजीनियरिंग के सेक्टर में वापस बच्चों को लाना चाहते हैं, जिस तरीके से आपने खुद भी कहा कि ये बहुत आम हो गया, लेकिन फिर भी इसमें चीज़ें कौन कौन सी, अलग स्कोप कौन से हैं, इन तमाम तरह की चीज़ों के बारे में आपने बताया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो लगातार TCP24 पर हम आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं कि किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे जा सकते हैं, कौन सा करियर आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप किसी करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी चुनौतियां हो सकती हैं और किन किन चुनौतियों को पार करके आप अपने करियर को संवार सकते हैं। लगातार आपको अलग अलग शिक्षकों से मिलवाते हैं, अलग अलग प्रोफेसर से मिलवाते हैं जो अपने जीवन से जुड़ी कुछ बातें बताते हैं और उनके एक्सपीरियंस के साथ आपको आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ TCP24 पर।